चलिए देखिए, एग्जाम सेंटर हॉल से निकलने के पहले जो हमारे दिमाग में बात आता था कि अबरी घरे जाएंगे और एगो सेट डेली लगाएंगे, पर वो एग्जाम दे के घरे तक आते आते वो बात भूल जाते थे कि हाँ सेट लगाना है। पर हम आपको याद दिला दें, आप भी ऐसा अगर सोचे होंगे कि जब कोई एग्जाम देके सेंटर हॉल से निकले और एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मन में सोचते होंगे कि अबरी घरे जाएंगे तो डेली एगो सेट लगाएंगे। यही बात हम आपको याद दिला रहे हैं कि अभी भी समय है। नवंबर महीने में एग्जाम है ग्रुप डी का और बीएससी का अभी तक डेट दिया नहीं है, इसलिए एक दिन ग्रुप डी का तुम सेट लगा लो और उसके अगले दिन बीएससी का सेट लगा लो। देखिए, ग्रुप डी के सेट लगाने समय मैथ और रीजनिंग में एकदम तहलका मचा दो, और यहां भी 150 के प्रश्न बनाओ, इसमें भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस है। मतलब हम दोनों को तौल के देख रहे हैं तो बात बराबरे पड़ रहा है कि एक तरफ ग्रुप डी दूसरे तरफ बीएससी। इसीलिए हमारे द्वारा डिसाइड किया गया है कि एक दिन ग्रुप डी के सेट लगा लेंगे और अगले दिन बीएससी के सेट लगा लेंगे। अगर लगातार एग्जाम के डेट तक अगर सेट डेली नहीं लगा तो इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए डेली एक सेट लगाओ। और हम तो ठान लिए हैं कि खाना एक टाइम के कम खा लेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन सेट डेली नहीं छोड़ेंगे। अब या तो वाईफाई नहीं लगा हुआ है तो लाइव सेट काहे नहीं ले, इससे अच्छा रिकॉर्डेड ही लेंगे, वो ठीक है, लेकिन एक सेट डेली लेंगे एकदम कर्मठ की तरह। इस बारे में हम ठान लिए, ठीक है। तो आज देखिए बीएससी का जो सेट है वो हम 2016 27/3/2016 का जो एग्जाम पड़ा था उसी के प्रीवियस साल का हम सेट लेकर के आए हैं। इसके पिछले क्लास में ग्रुप डी वाला दिए थे कल, आज बीएससी का दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम हम तो सोच लिए हैं मस्ती करके सेट बनाना है, ना तो दिमाग पर कोई प्रेशर, ना ही दिल पर कोई प्रेशर, ना तो मोबाइल आगे रखा हुआ है और ना ही इधर बोर्ड रखा हुआ है। जैसे बैठ के टेबल कुर्सी पर पढ़ते हैं उसी तरीके से यहां भी क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। साथ में जो सेट हम सॉल्यूशन किए हैं उसका पेज भी हमारे सामने रखा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमको भी याद करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको भी याद हमें करवाना है। इसलिए इसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई कटौती नहीं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है, हम उस पर चर्चा कर ले। देखिए करा राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसको फारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। देखिए ये सब फंसावे लगी हमको दे ले, ना तो राजस्थान से मतलब है, ना ही बीकानेर से मतलब है, और ना ही 15 जून 2015 से मतलब है। मतलब इतने हैं कि तापमान देल है कितना, तापमान देल है 50 डिग्री सेल्सियस में, इसको बदलना है फारेनहाइट में। बस दिमाग इतने है, क्वेश्चन इस पे इतने अटकना है जाके कि देल है सेल्सियस में, पूछ दिया फारेनहाइट, और इसके लिए हम एगो सूत्र F-32 बटा 180 डिग्री सेल्सियस में C-0 बटा 100। देखो ये काहे लगी ऐसे ले रहे हैं, इस सूत्र कैसे लाएं कि फारेनहाइट में 32 फारेनहाइट से शुरू होता है और उसका अधिकतम 180 तक जाता है। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 तक आता है, यही एगो सूत्र है निकालने का, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18, 5 दूना 10, सूत्र बचा बना क्या F-32 बटा 9 बराबर C बटा 5। और इसी को रट के हम सब पढ़ते हैं F-32 बटा 9 C बटा 5, F-32 बटा 9 बराबर C बटा 5। इसमें F हमको नहीं देने हैं, 32 के 32 रहने दे, 9 को 9 रहने दे। C का मान कितना दिया हुआ है 50, आई बटा 5 हो गया, 5 से 5 खत्म, F-32 बटा 9 बराबर 10। 9 इस तरफ, 9 इस तरफ, भागा में, यानी आ गया गुना में,
f माइनस 32 बराबर 9 दहाइये 90। f 32 इस तरफ माइनस में, उन्हें भेज दिए प्लस में, तो 90 प्लस 32 f बराबर 2 और 9 3 12, अर्थात जो 50 डिग्री सेल्सियस था वो जाके 122, 2 1 3 है ना, हुआ 9 3 12, 122 फारेनहाइट आके बन गया। बस हमें इस सूत्र को ध्यान रखना है, f माइनस 32 बटा 9 बराबर c बटा 5। बस या तो सेल्सियस से फारेनहाइट में आना हो या फारेनहाइट देके सेल्सियस पूछ, हमें इस सूत्र याद चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न हो गया, कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ इसको हमें याद रख लेना। अगर ये भी याद नहीं है तो ई वाला लाइन लिखे के लूर होना चाहिए कि ताकि एग्जाम में लिख दे, ताकि एग्जाम में क्या करें, लिख दे। पेज को हम सेव के लिए चलते हैं कि ताकि आपको बाद में हम कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा सके। देखिए क्या दिया है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराया। मतलब वैसे तो ये करंट अफेयर 2016 का है, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। वह किस देश के निवासी है जो पूछा जा रहा, कौन, एंजिल्क कर्बर जो कि जर्मनी के, एंजिल कर्बर जर्मनी के। कई प्रश्न पर ज्यादा जोर नहीं देना, रीजन क्योंकि ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, उस पर हमें कोई फायदा नहीं। चलिए आगे आते 3 नंबर प्रश्न। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहां तो पुस्तक का नाम दिया हुआ, यहां कौन सा पुस्तक दिया हुआ है हमारे द्वारा, उमंग द बिलियर्स, पहला पुस्तक हो गया उमंग द बिलियर्स। दूसरा इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ, ये हो गया दूसरा, कॉमा देके है, तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये उमंग द बिलियर्स, इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया है। और देखिए और साथ में क्या कहा जा रहा है इसी के द्वारा, मैं हिंदू क्यों हूं, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है शशि थरूर के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा गया कि मैं हिंदू क्यों हूं, मैं हिंदू क्यों हूं। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, शशि थरूर। देखिए सलमान रश्दी के द्वारा, कल भी हम ये पुस्तक का नाम बताए थे, मिडनाइट चिल्ड्रेन, आधी रात के बच्चे, ग्रुप डी में भी याद था, मिडनाइट चिल्ड्रेन, आधी रात के बच्चे, जो कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। और सैटेनिक वर्सेज, एक इसका और पुस्तक है, सैटेनिक वर्सेज। देखिए यहां इसमें हमें कितना याद रखना है, शशि थरूर के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया मैं हिंदू क्यों हूं, सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसका हिंदी हो जाएगा आधी रात के बच्चे, आधी रात के बच्चे, सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी। और इसका उमंग द बिलियर्ड्स बीआर नारायण, इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ बिलियन नारायण, एन एरिया ऑफ डार्कनेस बीएस नायपाल, कौन हो गया, बीएस नायपाल हो गए। ठीक है, चलिए ये हमारा 3 नंबर के प्रश्न। आओ 4 नंबर प्रश्न बताओ, फटाक से आंसर बताओ, फटाक से, जबकि करंट अफेयर है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहां हुआ था, डिलीट करते हैं, वैसे ये हुआ था पेरिस में, देखिए सबसे पहले की अगर बात की जाए
देखिए इसमें हमें याद क्या रखना है कि जलवायु परिवर्तन सबसे अगर पहला पहला जलवायु परिवर्तन कब हुआ, ई याद रखो 2023 में हुआ था और इधर 2025 में हुआ। देखिए सबसे पहले 1995 बर्लिन में हुआ है। क्या प्रश्न पूछेगा? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? 1995 ईस्वी में। कहां हुआ? तो बर्लिन में हुआ। कहां हुआ? बर्लिन में हुआ। और कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में हुआ। कौन सा सम्मेलन? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन 1995 बर्लिन। बार बार देखिए जो प्रश्न रखने लायक रहेगा, जो प्रश्न एग्जाम में दोबारा छपने लायक रहेंगे उसको हम याद करेंगे, अवश्य याद करेंगे, जो समय लग जाए सेट मारने में। देखिए तो पहला जलवायु परिवर्तन बर्लिन 1995 और 1995 में ही ना स्थापना हुआ था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। उसी के समय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 1995 बर्लिन। देखिए 2023 में कहां हुआ? तो दुबई में हुआ था। 2023 में कहां हुआ? दुबई में। और 2025 में कहां हुआ? ब्राजील में। 2025 में ब्राजील में। एकदम इसको VVI कर लो, VVI कर लो, या तो ग्रुप डी में जाके छपे या BSCC में जाके छपे, लेकिन एकदम छपेगा। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहां हुआ? ब्राजील में। कहां हुआ? ब्राजील में हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए क्या पूछा जा रहा है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखे गए हैं? तो AM फास्टर, ए पैसेज टू इंडिया, AM फास्टर के द्वारा, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, EM फास्टर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। और पुस्तक कौन कौन से लिखे गए हैं? और पुस्तक कौन कौन से लिखे गए हैं? ए रूम विद व्यू, ए रूम विद व्यू, फास्टर रूम विद व्यू किसके द्वारा? फास्टर। और कौन कौन सा लिखा गया? हाउ वर्डर्स किसके द्वारा? तो EM फास्टर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ए रूम विद व्यू मतलब अच्छा व्यू देखना रूम का, तो फास्टर। हावर्ड्स तो भी फास्टर। नीरज सी चौधरी का एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑफ एन अनोन इंडिया, अनोन इंडिया नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। थॉमस हार्डिंग के द्वारा गुड बाय टू ऑल दैट, इसके द्वारा क्या लिखा गया है? गुड बाय टू, क्या लिखा गया है? गुड बाय टू ऑल दैट, गुड बाय नहीं बोलता थॉमस हार्डी, गुड बाय करना है, हार्डी तो गुड बाय, अनोन इंडिया नीरज सी चौधरी, ए रूम विद व्यू AM फास्टर, हावर्ड्स AM फास्टर, RNT के द्वारा राजा ओ रानी, इसके द्वारा राजा ओ रानी को कर दो विसर्जन, राजा ओ रानी। RNT के द्वारा विसर्जन, RNT के द्वारा डाकघर, RNT के द्वारा
कुलबधु, कुलबधु RNT के द्वारा। ओ राजा ओ रानी, राजा ओ रानी RNT के द्वारा। विसर्जन RNT के द्वारा। डाकघर RNT के द्वारा। कुलबधु RNT के द्वारा। गोरा घर, गोरा घर, गोरा, 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 घर और बाहर, घर और बाहर, ये सब लिखा गया है RNT के द्वारा। घर और बाहर RNT, गोरा RNT, राजा और रानी RNT, विसर्जन RNT, डाकघर RNT, कुलबधु RNT। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है। आइए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ बताओ? 1917, 1917। देखिए अभी हम शायद कल वाले ही सेट में, ग्रुप डी वाले ही सेट में, ग्रुप डी वाले, हाँ क्योंकि कल ही सेट लगाए थे, 1916 ईस्वी, या आज आएगा यही प्रश्न फिर से, आज भी आ सकते हैं। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और ये BHU इसका उद्घाटन उस समय के वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। हिंदी पर कोई के ध्यान नहीं देना, ठीक है? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए, अभी हम सब पटना वाला विश्वविद्यालय छोड़ के बाकी सभ्य के धजिया उड़ा देते हैं, सभ्य के बाकी क्या कर देते हैं? धजिया उड़ा देते हैं। जैसे देखो अगर बात कही जाए, सबसे पहले पढ़े लिखे लगी कलकत्ता में एगो स्थापना किया गया था। मतलब कहने का मतलब 1857 के एक्ट के तहत, 1857 के एक्ट के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता। देखिए 1857 एक्ट के तहत ना 3 जगह विश्वविद्यालय खोला गया था। एगो तो कोलकाता है, ये था एक्ट में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। कोलकाता, मद्रास प्लस बॉम्बे, ठीक है, या मुंबई आज का रखिए, मुंबई, ठीक है। तो 1857 के एक्ट के तहत कितने जगह विश्वविद्यालय खोले गए? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। देखिए एगो 1921 में खोला गया, इन्हें तो 16-17 हो गया ना। 16 में कहा? लखनऊ। 17 में कहा? अपना पटना। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन सा? लखनऊ विश्वविद्यालय। 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद, और 1882 में पंजाब। दिमाग में बैठ रहा है डेट, दिमाग में इन्हें आके डेट बैठाओ, पहले 3 गो 1857, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। उसके बाद 1887 एकदम पुराना किला चल जाओ तो इलाहाबाद के किला। फिर उसके बाद बगले में पंजाब भी छलांग मारिए लोग, तो 1882। अच्छा पहले पंजाब, उसके बाद वहां था, हाँ जी, पहले पंजाब। तो फिर से 1857 में मद्रास, कोलकाता, मुंबई, 1882 में पंजाब, 1887 में अपना इलाहाबाद। उसके बाद 1916 ईस्वी में बनारस, 1917 ईस्वी में अपना पटना, फिर 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस हिसाब से विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है?
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था वो तो छोड़ दो, क्योंकि तो 2015 और 16 में था। तो 14वां वित्त आयोग के ऐसे कौन थे? तो वाई रेड्डी था, जो कि ये कब से कब तक था? तो 2015 से 2020 तक वाई रेड्डी था 14वें, जो कि अभी 15वें वित्त आयोग के याद रखो, और एक 16वें वित्त आयोग याद रखो, क्योंकि ये प्रश्न छपेगा। तो आइए 15वें वित्त आयोग के नाम एन.के. सिंह। और अगर हम 16वें वित्त आयोग की बात करें तो ये पहले ही अरविंद पनगड़िया, जो कि ये 2026 में बनेंगे, ये पहले ही बता देते। 1/4/2026 से शुरू होंगे इनका कार्यकाल, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि 15वां जो अभी वर्तमान में है, 15वां ये है कब तो 2020 से 21 तक रहे, और 2021 से अभी 2026 तक रहेगा, 2026 तक। तो अभी हम सब एन.के. सिंह को जरूर याद रखिए, और सिंह नहीं याद रख सकते हैं, वित्त पैसा कौड़ी लगी एकदम शेर के तरह दहाड़ के चलना होगा और कमाना होगा। तो एन.के. सिंह अभी है वित्त आयोग कौन है? 15वें वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह। 16वें वित्त आयोग कौन बनेंगे? तो अरविंद पनगड़िया। कब बनेंगे? तो जनवरी महीना 2026 में। कौन? अरविंद पनगड़िया। अभी है कौन? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। बढ़ जाए, चलिए 7 नंबर में आइए। बी.आर. क्या पूछा जा रहा है? बी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए, वह क्या थे? देखिए ये तो थे जो चल बस प्रख्यात विधिवेता थे। अब ये प्रश्नों नहीं आएगा दोबारा, बस दिमाग में बैठा लो कि कृष्ण अय्यर कौन सी था? तो विधिवेता था। चलिए 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यह मूर्ति की ऊंचाई कितना फीट है? तो इस मूर्ति का ऊंचाई 57 फीट है। इस मूर्ति कितना ऊंचा है? तो 57 फीट ऊंचा था ये मूर्ति। देखिए यहीं पर अगर हम सब एक बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, भल्लाल देव, तो इसमें कौन सी? बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, जो 57 फीट ऊंचा है। और प्रथम अगर यहाँ जैन तीर्थर की बात की गई तो प्रथम जैन तीर्थक कौन थे? फटाक से बताओ। ऋषभ देव के की जो बाहुबली था ना, ऋषभ देव के पुत्र था जी, ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र का नाम बाहुबली। समझ रहे हो ना? पिक्चर देखे हो ना, भल्लाल देव, तो ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, यहाँ सेटअप कर लो, खाली पिक्चरें मत याद रखना, और भी कुछ याद रखना। और बाहुबली की माता के नाम कौन सी था? सुनंदा। कौन सी था इसका माता के नाम? सुनंदा। बाहुबली के माता का नाम सुनंदा था। देखिए यही ना श्रवणबेलगोला में ही ना संलेखन विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। मतलब भूखे प्यासे रह करके अपने जान को त्यागे थे
कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा? मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित किया गया था, मिरिया लाल गुना ने जीता, वह किस देश के थे? शायद स्पेन के थे, स्पेन के। प्रश्न को डिलीट, प्रश्न को डिलीट। 2015 के करंट अफेयर है, अभी फिलहाल अभी के करंट अफेयर पढ़ो, तभी जा करके कुछ होंगे। क्या पूछा जा रहा? भारत में ब्रॉड गेज की 2 रेल के पटरियों के बीच की मानक दूरी कितना होता है? ये हम पहले से जानते हैं, ऐसे 1676 सेंटीमीटर में देता था, लेकिन यहाँ 1.167 मीटर में दिया है। देखिए मानक गेज अगर पूछे तो 1435। कौन गेज? मानक गेज इतना mm। अगर मीटर गेज पूछे, मीटर गेज 1000 mm। अगर नैनो गेज पूछे, नैनो गेज 762 mm। दिमाग में घुस रहा? मानक 1435, मीटर 1000, नैनो 762, नैनो 762। यहाँ ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676। निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत को प्रामाणिकता यामियोत्तर रेखा समय के लिए, अर्थात भारत के मानक समय रेखा, ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि भारत के मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? कितने राज्य? पहले तो यह इलाहाबाद नैनी के पास इसका क्या खोला गया था? इलाहाबाद नैनी के पास इसका मुख्यालय है। ये 5 राज्य, कितने राज्य से? 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन 5 राज्य हैं? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऊपर में यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। जो कि ये ऊपर से हम नीचे की ओर आए हैं, ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। तो बताइएगा कि जो हमारा ग्रीनविच रेखा किस देश में खींचा गया? इंग्लैंड में, अर्थात 0 डिग्री देशांतर पर है। वहां से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा, 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ने पर कितना समय आगे बढ़ता है? 4 मिनट। इसलिए 15 डिग्री देशांतर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा समय का अंतर होगा, जो कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर? तो 2 घंटा से प्लस समय का अंतर होता है। 2 घंटा से प्लस समय का क्या होता? अंतर होता है। चलिए आगे चले। 13 नंबर करंटे का प्रश्न। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए एक संधि निम्नलिखित में से किस देश से किया था? तो वो कनाडा से किया था। किससे किया था? कनाडा से किया था। अच्छा, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की
कृति है। द टिन ड्रम किस नोबेल, गुटनर ग्रास, किसका है, गुटनर ग्रास का, गुटनर ग्रास का। पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये भी चीज बताना होगा क्या। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। देखिए इसका डिटेल हम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया, कब किया, कब किया, अगर कब की बात करें तो 1928 देना। जो कि पेनिसिलिन एक है क्या, पेनिसिलिन एक है क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक का समूह, एंटीबायोटिक का समूह है क्या, पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि ये जो पेनिसिलिन है वो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक है, विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक समूह दवा जो है वो विश्व का प्रथम है। अच्छा, लुई पाश्चर, लुई पाश्चर किसका खोज किया, लुई पाश्चर रेबीज टीका, रेबीज टीका का खोज किसने द्वारा किया गया, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। और कौन सी, दूध के पाश्चीकरण का विधि, ये लुई पाश्चर के द्वारा ही दूध के पाश्चुईकरण करण की विधि किस लिए, किस लिए, किस लिए कि ताकि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए दूध के पाश्चीकरण विधि का खोज किसके द्वारा किया गया, लुई पाश्चर के द्वारा। और रेबीज के टीका का खोज लुई पाश्चर। जेबी बोस के द्वारा केस्कोग्राफी, जेबी बोस के द्वारा किसका खोज, केस्कोग्राफी, जो कि इससे क्या नापते हैं, तो पेड़ पौधे में वृद्धि कि कितना वृद्धि हुआ है वह केस्कोग्राफी के द्वारा मापा जाता है, केस्कोग्राफी के द्वारा। तथा रेडियो और सूक्ष्म तरंग का शोध भी किया है जेबी बोस। क्या, रेडियो और सूक्ष्म तरंग का शोध भी किया गया है जेबी बोस के द्वारा। क्या यहाँ तक कंप्लीट। एंटीबायोटिक की खोज 1928 ईस्वी में, एंटीबायोटिक समूह है जो कि विश्व का सबसे पहला समूह। रेबीज के टीका लुई पाश्चर, और एक और क्या किया, दूध के पाश्चीकरण करने की विधि लुई पाश्चर। और उसके बाद जेसी बोस के द्वारा रेडियो एवं सूक्ष्म तरंग और केस्कोग्राफी का खोज बोस के द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है, मतलब यह एगो हीरा के खान है जो कहाँ स्थित है, तो पन्ना। हीरे की खान ये कहाँ स्थित है, पन्ना में। कौन से, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पन्ना, और पन्ना है कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। देखिए इसमें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, NMDC। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन 1958। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय हैदराबाद में है। अच्छा देखिए यहाँ हीरे की कटिंग कहाँ होती है, हीरे की कटिंग कहाँ होती है, तो वह सूरत में। हीरे की कटिंग कहाँ होती है,
सूरत में। और ये जो हीरे की कटिंग होती है, बहुत अच्छा। और हीरे में चमक प्रकाश के कौन सी घटना के कारण? अगर हीरे की चमक की बात करें तो चमक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में क्या होती है? चमक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में क्या होती है? चमक होती है। 17 नंबर आइए। फिल्म पाथेर पांचाल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? फिल्म पाथेर पांचाल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? पाथेर पांचाल सत्यजीत रे। फिल्म पाथेर पांचाल सत्यजीत रे कब? 1955। कब किया गया था? 1955। इसीलिए ये प्रश्न बनने की संभावना बनता रहेगा। 1955। कौन सी पिक्चर? पाथेर पंचाली। जो कि यह जो फिल्म थी वह एक बंगाली फिल्म थी। पाथेर पंचाल कैसी फिल्म थी? बंगाली फिल्म थी, जो कि सत्यजीत रे को। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे। चलो फटाक से 18 नंबर प्रश्न। 18 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। बताओ, इससे आसान तो कोई प्रश्न होने वाला है नहीं। इससे तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी। 21 मई। 1 मई को कौन सा दिवस? 1 मई मजदूर दिवस। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। कुछ दिवस भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस। आतंकवाद विरोध दिवस। 25 दिसंबर को बड़ा दिन ना, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 25 सितंबर को, दिसंबर में, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ये सब आप दिमाग में बैठा, चलो 19 नंबर आओ। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो ये व्यापार नीति जो कि राजकोषीय घटक का नीति नहीं है। बाकी कराधान नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है, सार्वजनिक व्यय नीति। किसका? राजकोषीय नीति में शामिल व्यापार नीति को नहीं किया गया। उसके बाद 20 नंबर आइए। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जैसे देखिए, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन सी नदी? कौन से दिशा में जाता है? देखिए, ये सोन नदी। जैसे कि कैसे हम आपको समझाएं, यहाँ उत्तराखंड से निकलते हुए गंगा नदी ऐसे बंगाल के खाड़ी में, यहाँ गंडक, घाघर, बूढ़ी गंडक, कोसी ये सब मिलता है। लेकिन यहाँ से निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकल करके ये उत्तर दिशा में इस तरीके से यहाँ से निकल के उत्तर दिशा में बहते हुए अर्थात पटना के पुनपुन के पास आकर के सोन नदी गंगा नदी में मिल जाता है। इसीलिए उत्तर की ओर प्रवाहित नदी तो सोन नदी, और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि ये कहाँ से? एमपी में। और यही पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, नर्मदा। एक और नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो
जो पश्चिम की ओर, जो पश्चिम की ओर, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और साथ में नर्मदा, दू नदी का और ध्यान रखो, नर्मदा प्लस ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करके पाश्चुईकरण का निर्माण करती है, पाश्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ आ जाइए, कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर 35वां राष्ट्रीय खेल, 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, वह कहाँ आयोजित किया गया? देखिए 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका चिन्ह था ग्रेट हॉर्नबिल, वह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित केरल में किया गया था। ठीक है, 35वां राष्ट्रीय खेल, और ये किया कब गया था? तो 2015 में किया गया था। अरे भाई उसके बाद और भी तो राष्ट्रीय खेल हुआ होगा ना। हाँ, तो 35वां के बाद 36वां भी हुआ, 36वां भी हुआ है, और उसके बाद 37वां भी ध्यान रखना, और 38वां भी ध्यान रखना। तो देखिए 36वां जो हुआ वो 2022 में हुआ, 2022 में गुजरात में हुआ, और साथ में गुजरात के 6 शहर में, गुजरात के 6 शहर में 36वां। उसके बाद 37वां 2023 में हुआ था गोवा में, गोवा में ये 2023 कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। और 38वां कहाँ हुआ? 38वां यूटी उत्तराखंड, यूटी उत्तराखंड, ये हुआ कब है? तो 2025 में, और यूटी में इसका चिन्ह क्या था? इसका हिमालय और गंगा नदी की छवि था, चिन्ह हिमालय और गंगा नदी की छवि थी। अब बताओ, ये तो हमको नहीं ध्यान रखना, लेकिन 38वां तो रखेंगे ना। 38वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रत्येक चिन्ह हिमालय और गंगा नदी के छवि था, वो कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। कब किया गया? 2025 में। कब किया गया? 2025 में किया गया। चलिए उसके बाद 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म को चिन्हित करता है? कौन है? जैसे मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी के द्वारा किस चीजों का खोज किया गया? मैडम क्यूरी, एजी बेल, जेएल बेल, टेलीविजन का तो सही है, जेम्स वाट, स्टीव इजन का। मैडम क्यूरी डायनामाइट का नहीं, रेडियो सक्रियता का खोज किया था, रेडियो सक्रियता का खोज किया था। क्या किया था? रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता का खोज किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? मैडम क्यूरी। जबकि डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किया। बाकी एजी बेल टेलीविजन, जेएल बेल टेलीफोन, जेम्स वाट, स्टीव इंजन, ये सभी उसी के खोज किए। प्रेशर कुकर का खोज किसने किया? डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर का खोज डेनिस पेपिन। रडार का खोज वाटसन वाट, रडार का खोज वाटसन वाट। स्कूटर का खोज कौन ब्रदर्स? जी ब्रदर्स करके कुछ है, जी ब्रदर्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्या क्या? डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता, एजी बेल टेलीविजन, जेएल बेल टीवी, और जेम्स वाट वाष्प इंजन। प्रेशर कुकर डेनिस पेनिन, रडार वाटसन, स्कूटर ब्रदर्स। निम्नलिखित में से सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता? अब एक बात बताओ, सूर्य उदय का देश किसको कहा जाता है? सूर्य उदय का देश किसको कहा जाएगा? सबसे पहले तो पूर्व में ना होगा जी, और सबसे पहले तो पूरब की तरफ ही होगा।
तो जापान का टोक्यो, सूर्योदय का देश जापान को, तो जापान का टोक्यो में है जो सूर्योदय सबसे पहले होंगे। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? जापान में, ठीक है। और भारत की अगर बात पूछा जाता, तो भारत में अगर पूछा जाता तो अरुणाचल प्रदेश लेते हैं। अरुणाचल, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश होता, और जो कि सबसे लास्ट में गुजरात, गुजरात जो कि दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। और कुछ है, किसके कारण? किसके कारण? अच्छा, भारत के, वो सब अक्षांश रेखा के कारण होता है। किसके कारण? अक्षांश रेखा के कारण। चलिए आइए 25 नंबर, मशहूर पेंटिंग हंस दयंती के चित्रकार कौन है? मशहूर पेंटिंग हंस दयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा मशहूर पेंटिंग हंस दयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा है, जो कि केरल का एक शासक था। ये क्या थे? केरल का एक शासक। केरल का एक क्या था? शासक। रविन्द्रनाथ टैगोर के तो हम बहुत सारा बता चुके। गोरा पुस्तक ये सब किसका है? उन्हीं का है। इसमें क्या ये मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती में, मतलब हंस से बात करते हुए, हंस से बात करते हुए चित्र बनाया गया। हंस से बात करते हुए चित्र बनाया गया है राजा रवि वर्मा के द्वारा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फर्नेश्वर रेणु द्वारा, कौन सी पुस्तक फर्नेश्वर रेणु के द्वारा रचित पुस्तक है? कौन सा? फर्नेश्वर रेणु के द्वारा मैला आंचल। मैला आंचल पुस्तक किसके द्वारा? फर्नेश्वर रेणु के द्वारा, ठीक है। मैला आंचल पुस्तक। चलिए उसके बाद आ जाइए 26 में, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। कौन पौधा? मटर। मटर के पौधों पर उसके बाद रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज, जो कि मृत कोशिका था। जीवित कोशिका तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया है, ठीक है। उसके बाद और कोई अनुवांशिकी तो हो ही गया, जीवित कोशिका। चार्ल्स डार्विन, वही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर। ये क्या कह रहा? मिलान करें। देखो याद होना चाहिए, नरौरा यूपी में, कैसे कहेगा कैसे कर्नाटक, एक का दू, ये दोनों तो ऐसी कट गए। तमिलनाडु और एक गुजरात काकरापाड़ा, तो और देखो ना, तो तीन का एक, ये देखिए ऊपर वाला में ही है। तो एक का दू हो गया, बी का तमिलनाडु कुडैकुनल, नाम भी उसी मिल रहा, और गुजरात के काकरापाड़ा। तो ये एक दू को याद रहेगा तो अवश्य छट जाएगा, एक दू को याद रहेंगे छट जाएगा। 27 में पहुंचे। चलिए 28 में आइए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन है जो सही नहीं? राज्यसभा सही नहीं है। अब बताइए, कोई ऑप्शन थोड़ा है,
राज्यसभा सही नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदस्य नहीं है, ऐसा कुछ देता तो होता भी। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए रिटायर होते हैं, 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में किया गया। देखिए कौन सही नहीं है, सही नहीं है तो ई नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में नहीं किया गया बल्कि 1952 ईस्वी में किया गया। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है। ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ये भी बात सत्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये हम कह सकते हैं। तो राज्यसभा सही नहीं है, ये ऑप्शन है उटपुटांग दे ले, ठीक है। लेकिन इसका आंसर सही नहीं वाला में राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं होके 1952 ईस्वी में हुआ, इसलिए गलत तो ऑप्शन सी है, गलत तो ऑप्शन सी है। 28 के बाद 29 में आ जाइए। क्या दिया, क्या दिया, बहुत सारे बीमारी और उनके जांच के लिए सही है, जैसे एड्स के लिए हम सब एलिसा टेस्ट एड्स के लिए करते हैं, एलिसा टेस्ट। तो ई का 4 एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही छट गया, ई और ई नहीं होगा, अब ये हो गया। एक आगो और पकड़ो, आर ए फैक्टर डेंगू टाइफाइड, आर ए फैक्टर में किसका हम करते हैं, आर ए फैक्टर, क्या कह रहा, आर ए फैक्टर डी का 1 गठिया का। विडाल टेस्ट हम सब टाइफाइड में करते हैं, कि जैसे अभी बहुत समय पहले जब लंबे समय तक जब बुखार अगर किसी को लगा अगर रह जाता 8 से 10 दिन भी, तो उसको बोलता है कि थोड़ा टाइफाइड हो गया। क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तुमको एगो टेस्ट करवाना होगा। और वो टेस्ट के नाम देता है, कौची बोलता है, विडाल टेस्ट जाके करवाओ, विडाल टेस्ट करवाओ। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड। और उसके बाद डिक टेस्ट था स्कारलेट फीवर। उसके बाद डार्कनेट टेस्ट था डेंगू बुखार। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4 को भी कल बोलिए नहीं है, उछल गया बंद करके, नहीं बोले जख्म विडाल टेस्ट। चलिए तो ये ए हो गया। 29 के बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफिल, या मतलब नवजात शिशु बोले तो छोटा बच्चा, आई हाल ही में मतलब 2015 में, इसलिए दिमाग अभी मत 25 में मत ढूंढे लगना, कि लघु शीर्षक के लक्षण मिले थे। इसका कौन सा वायरस कारण था, नवजात शिशु माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसमें जिक्का वायरस कारण था। क्या था, कौन वायरस, जिक्का वायरस, जो कि मच्छर के काटने के कारण उसमें होता है, वो कौन सा, वो माइक्रोसेफिल होता था, ठीक है, जो कि जिक्का वायरस के कारण। चलिए आगे आ जाइए, क्या पूछा जा रहा, जोआकिन गुर्जमन उर्फ अल जापो गुजमैन एक है, स्पेन साड़ की लड़ाई, मैक्सिको के नस्ली दवाई, या इटली के मोटरसाइकिल रेस के खिलाड़ी, या अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी। जो कि ये क्या है, तो मैक्सिको के नशीले दवाई के तस्करी, वो दवाई उबाई जो नशीला जैसे चर्स और अफीम वगैरह जो है, वो जोआकिन गुर्जमैन उर्फ अल चापो गुजमैन, जो कि एक मैक्सिको के नशीले दवाई के तस्करी है, मतलब व्यापारी है, जो कि ये बेचता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले चलते हैं प्रश्न, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए, इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। H2SO4 कार के बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक, कार के बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कार की बैटरी में
चलिए उसके बाद आगे चलिए। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? एक बात बताइए कि 2000 नीति आयोग बना ही कब? नीति आयोग बना ही कब? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी। इसके उस समय मतलब किसी भी समय नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान पीएम होते हैं, तो उस समय अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी जी। कौन होंगे? मोदी जी इसके अध्यक्ष बने। और उस समय वहां प्रश्न पूछा है उपाध्यक्ष कौन बना था? उस समय उपाध्यक्ष कौन बना था? तो उस समय उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया उस समय उपाध्यक्ष बने थे। और एक बात हम और बता दिए हैं इसके बारे में कि अरविंद पनगड़िया 2026 ईस्वी से 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग का घोषणा इनके द्वारा किया गया कि 16वां वित्त आयोग कौन रहेंगे 2026 में। 16वां वित्त आयोग तो अरविंद पनगड़िया। और अभी 15वां वित्त आयोग कौन है? एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग एनके सिंह, जो ये बने कब है? तो 2020 से 21 और 2021 से 26 तक रहेंगे एनके सिंह, ठीक है। और 15वां अरविंद पनगड़िया, जो कि पहले 2015 में अरविंद पनगड़िया क्या थे? उपाध्यक्ष थे। किसका? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। चलिए ये तो 2015 की बात हो गई, लेकिन अभी अगर इसकी बात की जाए कि अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी। अभी यहाँ 2025 में कौन है? सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है 2025, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष तो आपके मोदी जी ही रहेंगे। अध्यक्ष तो आपके मोदी जी ही रहेंगे। एक चीज और बता दीजिए, सीओ कौन है? सीओ कौन है? बीके आर सुब्रमण्यम। अभी इसका सीओ कौन है? सीओ कौन है? सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। किसके? नीति आयोग के सीओ सुब्रमण्यम। उधर का भी अरविंद पनगड़िया का भी अलग से याद रखना है आपको, क्योंकि साथ साथ में करंट अफेयर पहले और अभी वाला को भी जोड़ते चलना। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला था। वह देश कौन था? यमन से निकाला था, और ये 2015 में ही था। तो फिलहाल अभी तो इसको ऑपरेशन राहत नाम दिया गया था। उस समय ऑपरेशन राहत नाम दिया गया था। हुआ ये था कि 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया था, और उस गृह युद्ध में बहुत सारे भारतीय जो यमन में फंसे थे, तो भारतीय और विदेशियों को भी निकाला गया उसे ऑपरेशन राहत के तहत। उसके बाद चलिए 35 नंबर प्रश्न, बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है? प्रगतिशील किसान का समूह, पासयुगिन पेंटिंग, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। चलिए उसके बाद 36 में चलिए, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कौन से समझौता के तहत हुआ? ताशकंद समझौता के समय ही इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ताशकंद समझौता के समय ही मृत्यु, अर्थात 1966। और उसी समय इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिए गए थे। अच्छा, इसमें और भी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न कब दिया गया? जैसे भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? पूरी 90। भारत रत्न कब? लॉक में किए हैं, साइकिल था? नहीं तो अंदर कर लीजिए। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 को जब लौट रहे थे ताशकंद समझौता के तहत उनकी मृत्यु हो गई। 66 में उनको दिया गया। 1988 में एच जी रामचंद्रन को दिया गया, और 1990 में अंबेडकर को दिए गए। 1990 में अंबेडकर, और एक कौन है? कामराज को भी मिला है क्या? फटाक से इसको ढूंढ करके बताइएगा। कामराज। चलिए कामराज को छोड़िए, लेकिन ये दिमाग रखिए कि अंबेडकर को 90
और लाल बहादुर शास्त्री 66 1988 में। रामचंद्रन सबसे पहला प्रथम भारत रत्न मरणोपरांत, मरने के बाद। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद क्या दिया गया है, तो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। भारत रत्न सबसे पहले, भारत रत्न ये प्रथम, तो प्रथम 1954, और 1954 में कै व्यक्ति, 3 व्यक्ति, और तीनों व्यक्ति का नाम बताइए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राज गोपालचारी, और एक और कौन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये 3 व्यक्ति को 1954 में ही भारत रत्न दिए गए थे। लेकिन मरने के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री, मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री। गाय का गर्भावधि, मतलब गाय का गर्भावधि कितना होता है, तो 274 से 280 दिन तक गाय का होता है। चलिए कुछ याद कर लीजिए। हाथी का 624 दिन का गर्भावधि होता है, तथा भैंस 312 होता है। उसके बाद भेड़ 150, भेड़ से 2 दिन कम लेता है बकरी, 148 दिन। और उसके बाद सुअर तो प्रेडिक्टेबल में टोटल 114 तक, इसलिए 114 दिन इसका गर्भावधि हो गया। और गाय का गर्भावधि 274 से 280 दिन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में नदियों में किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का कहाँ है? मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत से निकलते हुए सतलज, जो कि सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है सतलज। देखिए रावी और बियास रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थल है। और ये चारों नदियां किसके सहायक नदी हैं? तो सिंधु की सहायक नदी है, 39 में चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो 39 में सही नहीं है? तो डी, इसका मूल अपील और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार होते हैं। इसमें यह सही कथन नहीं है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार होता है, इसका केवल अपील क्षेत्राधिकार होता है, इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार होते हैं। और ये कह रहा है इसका मूल अपील और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। ये है जो कथन सही। कौन कथन सही है? तो तीनों होता है, किसका? सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसके मूल भी होते हैं, अपील भी होते हैं, और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार भी होता है, इसलिए तीनों होते हैं। ऑप्शन डी सही है। चलिए 39 के बाद 40 में आइए। जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य में लड़ाई जाती है? तो 40 का डी, तमिलनाडु, जो कि इस पर कानूनी तरीके से रोक लगा दी गई है, लगा दी गई है। ठीक है, कानूनी तरीके से। अच्छा, केरल में क्या होता है? ओनम कहाँ होता है? ओनम केरल में। पोंगल तमिलनाडु, ओनम तक केरल और पोंगल तक तमिलनाडु। बिहू तक असम, और नौका विहार केरले में होता है। नौका विहार तो केरल में ही होता है, पतंग कहाँ उड़ाया जाता है? गुजरात में। अच्छा, सांड का लड़ाई किसी देश का राष्ट्रीय खेल है, किसका? सांड की लड़ाई राष्ट्रीय खेल है कौन से देश का? स्पेन का। सांड की लड़ाई कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। स्पेन का। निम्नलिखित में कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? अमरकंटक कहाँ वाला? मध्य प्रदेश से अमरकंटक। तो सोन और नर्मदा नदी, जो कि सोन नदी वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और नर्मदा नदी वहां से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो वो हो गए क्या, नर्मदा और सोन। चलिए उसके बाद 41 के बाद 42 में चलते। कौन सा स्थान ब्रह्म ब्रह्म के मंदिर एवं पशुओं के मेले के लिए, मतलब ब्रह्म मंदिर है वहां और साथ में पशु मेला, तो वो कहाँ पर लगता है, कहाँ लगता है, तो पुष्कर, पुष्कर जो कि राजस्थान में पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो कि यहाँ ऊँटों के लिए लगता है, ऊँटों के लिए। देखिए ब्रह्म मंदिर अगर सिर्फ पशु देता तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। लेकिन वहाँ मंदिर है हरिहर, हरिहर नाथ के मंदिर है। यहाँ पूछा था ब्रह्म के मंदिर, तब पुष्कर में ही ब्रह्म के मंदिर है। ऐसे अगर सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर में अपना था, लेकिन वहां हरिहर मंदिर नहीं दे के ब्रह्म मंदिर दे दिया था। उज्जैन, उज्जैन में तो क्या लगते हैं, उज्जैन में तो कुंभ मेला लगता है, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, सब दिमाग में रखिए। और ये बिहार में अपना है सोनपुर। चलिए आगे चल। भारत का पहला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक राज्य कौन है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, बिना बिना खाद्य, बिना खाद्य का फसल उगाना, बिना खाद्य का फसल उगाना ही ऑर्गेनिक कहलाता है। जो कि यह किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। ये क्या है, उल्लंघन कानून कोई कानून नहीं, क्या कहा जा रहा है, उल्लंघन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह सिद्धांत को दिया था, किस में दिया था, मेनका गांधी केस, शाह बानो केस, इंदिरा साहनी केस या यूनियन कार्बाइड केस, यूनियन कार्बाइड केस। देखिए तो ये जो दिए थे ना, उल्लंघन कानून कोई कानून नहीं है, यूनियन कार्बाइड केस में दिया था। कब, जब भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। कब, 1984 ईस्वी में। किस लिए, मिथाइल 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 आइसो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण जो घटना घटा था उसी को कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी कांड। उसी में यह कहा गया था यूनियन कार्बाइड केस, जो कि उल्लंघन कानून कोई कानून नहीं है, ऐसा हुआ था। अच्छा, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस, ये सब क्या है, शाह बानो केस। देखिए शाह बानो केस जो है, ये जो शाह बानो केस है वो शाह बानो केस तलाक से संबंधित है, तलाक से संबंधित है और ये 1985 ईस्वी में हुआ था। देखिए शाह बानो केस में हुआ क्या था, शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी जो कि अपने पति से तलाक चाहती और तो वह अपने पति से तलाक तो चाहती, साथ में कुछ हर्जाना भी तो चाहिए, अब बैठ के खाएंगे कैसे, इसीलिए वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के केस की थी और कुछ उसको अधिकार भी मिला था, इसलिए शाह बानो केस ये हो गया। मेनका गांधी केस 1978, मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था। और उसके बाद इंदिरा साहनी केस है जो 1992 में हुआ, इंदिरा साहनी केस 1992, तो ये तलाक से संबंधित था। और ये सब केस देखिए, मेनका गांधी केस 1978, जो कि शायद मेनका गांधी केस जो था वो आरक्षण से संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और ये शाह बानो केस 1992। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। 45 नंबर, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोह गतिविधियां के लिए बेचे जाने वाले हीरे का नाम क्या था, क्या नाम था, कंपेंडन डायमंड, बार डाउन, बल्ड, अरे ये बल्ड डायमंड था, बल्ड डायमंड, क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा, बल्ड डायमंड था। ठीक है,
उसके बाद 46 में आइए, बोहरा कमेटी रिपोर्ट। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण के थे, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल थे। वाह, ये तो 2015 के करंट अफेयर के प्रश्न है। उस समय ये राज्यपाल कहाँ के थे? उस समय ये राज्यपाल 46 के ए जम्मू कश्मीर के उस समय राज्यपाल थे। भी तो इसको काट ही दो, कोई इसको फायदा नहीं। अभी राज्यपाल सभी का याद कर लेना, राज्यपाल सभी का याद कर लेना। शराबबंदी संविधान के किस धारा में है? शराबबंदी संविधान के धारा 47 में है संविधान। और धारा 37 में क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है कि कोई राज्य अपने इच्छा, कोई राज्य अपने इच्छा से अपने यहाँ शराबबंदी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन शराबबंदी संविधान के धारा 1947 में, जो कि बिहार में कब हुआ? बिहार में 2016 में नीतीश कुमार के द्वारा बंद किया गया। बिहार में सबसे पहले शराब कब बंद हुआ और किसके समय में हुआ? और उस समय किसका समय था जो सबसे पहले शराब यहाँ बंद हुआ? सबसे पहले शराब बंद हुआ किसके समय में? कौन है जी? कौन? कर्पूरी ठाकुर के समय में 1977 में बिहार में सबसे समाजवादी पार्टी के थे कर्पूरी ठाकुर। तो उस समय भी बिहार में शराबबंदी हुआ था। ठीक है। अब ये 48 क्या देता है? 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन के संबंध से, कृषि प्लस पशुपालन के संबंध से धारा 48 है। और धारा 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण। चलिए 48 में आइए, फीफा 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? फीफा 2018 कहाँ? रूस में था। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी किसके द्वारा लिखा गया? द ओल्ड मैन एंड द सी नामक अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया। चलिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को संवैधानिक तंत्र के असफलता होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता। 360 में वित्तीय आपात, 360 में वित्तीय आपात। उसके बाद आइए, क्या कहा जाए? भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुचित किया गया था? किस फसल को? तो इसमें बीटी कॉटन को। किसको? बीटी कॉटन को। ठीक है, तो 50 के सी हो गए। उसके बाद 51 में आइए, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा
दिया जाता है, जो कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा, देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। बाकी के 5 और जो बचे, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बाद भौतिक के क्षेत्र में, उसके बाद रसायन के क्षेत्र में, उसके बाद साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन सभी जो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में 1966 से दिया जाता है, पहले 5 गो में दिया जाता था, ठीक है, और अब 1966 से 6 गो में दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो एक्ट 1915 ईस्वी में पारित किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। लेकिन इसके स्थापना कब हुई, 1916 में। 1917 में क्या हुआ, 1917 पटना विश्वविद्यालय, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1987 में, ठीक है। 1982 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1857 में 3 विश्वविद्यालय, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, यहाँ पर एक्ट पारित हुआ था, चलिए 55 बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटक का पेंच मध्य प्रदेश, माउंट आबू, तो मिला लो ना, 1 के 4, 1 के ये दोनों छठिए गया, और उसके बाद डी के 2, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 का 3 बुक्का टाइगर पश्चिम बंगाल, पश्चिम, माउंट आबू राजस्थान। ऐसा तो प्रश्न पूछे तो आराम से मिला के आप बना सकते हैं, आराम से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा का डॉल्फिन, जो 2010 ईस्वी से इसको बनाया गया है। किस लिए, डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए, चलिए यहाँ आ जाइए। खाद्य के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। तो 1 के A अर्थात ऑप्शन पहला। उसके बाद आइए 58 नंबर प्रश्न, हरा सूचकांक विकसित करता है, हरा सूचकांक विकसित कौन करता, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह किया जाता है। आइए, निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, तो इसमें कोई नहीं, और है कौन, जो आप आंसर बताइए। ऑप्शन डी था इसका। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा के वेनेगल नरसिंह राव। और आज रुकेंगे हम 60 तक, क्योंकि थोड़ा इधर जीके है, तो जीके वाला में प्रेशर ज़्यादा बन जाता, मैथ रीजनिंग का होता धड़ल्ले से आगे बढ़ जाते। तो अब कल से हमारा 50, 40, 90 प्रश्न और रहे हैं ना, 90 प्रश्न, तो अगले नेक्स्ट डे में 90 भी निपटा लेंगे, 90 के 90 निपटा लेंगे सब है, क्योंकि मैथ रीजनिंग वाले में कुछ हौले होते हैं, और जीके जीएस वाले में प्रश्न को अच्छा खासा उसका चर्च करना पड़ता है। तो चलिए, इसमें आज 60 तक ही हम सब रुकेंगे, फिर मिलते हैं, मतलब बीएसएससी की इसी के पार्ट 2 वीडियो में, जो कि कल नहीं परसों मिलेंगे। कल ग्रुप डी का सेट लगाएंगे एकदम 100 क्वेश्चन एक दिन में। तो बीएसएससी जीके वाला थोड़ा एनालिसिस करना पड़ जाता है ज़्यादा, इसकी वजह से कम लगते हैं, ठीक है। चलिए, कल मिलेंगे ग्रुप डी के सेट, और परसों फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तो चलिए इंतजार कीजिए।